नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी साहित्य और नीचे हिंदी का भाषिक स्वरूप। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग जैसा कि हिंदी साहित्य से UGC नेट JRF में उससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट एक श्रृंखला शुरू की है और उसमें हम लोग पर डे 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसी में हम लोगों ने सबसे शुरुआत फर्स्ट यूनिट से किया था। उससे पहले हमने ऑलरेडी जो कहानी वाला पोर्शन है, जो यूनिट है, उसको हमने समाप्त कर दिया था। और उसके बाद एक दो क्लास बीच में हिंदी साहित्य की भी हुई थी, जो हिंदी साहित्य के इतिहास वाला है, यूनिट 2 वाला। फिर उसको स्टॉप करके हमने सोचा एक लाइन से किया जाए, तो फिर हमने फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग का उसमें ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 4-5 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं फर्स्ट यूनिट से। तो उसमें एक टॉपिक है हिंदी का भाषिक स्वरूप। फर्स्ट यूनिट में ही नीचे देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा, जिसमें ध्वनि वनि के बारे में दिया है। तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे संबंधित 50 क्वेश्चन। तो ये आज हम लोग हिंदी साहित्य के UGC नेट JRF ने जो सिलेबस निर्धारित किया है, उसी से संबंधित फर्स्ट यूनिट से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये सुमेलित करने वाला है, ठीक है। और एक तरफ उच्चारण स्थान दे दिया है और दूसरी तरफ क्या किया है कि वर्ण दे दिया है। तो चलिए मिलान करते हैं इसको। तो देखिए पहला, और इसका आंसर हम लोग को कूट में देना है। तो एक तरफ दिया है ओट्स, सबसे पहला ही। तो ओट्स से मतलब कौन कौन सा वर्ण निकलते हैं, तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो इसमें प, फ, ब और भा। देखिए आप जो भी बोलेंगे वो आपका ओठ से स्पर्श होकर आएगा। तो यहाँ पे एक का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंठ। तो कंठ से जैसे क, ख, ग, घ, तो ये एक हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्ष। तो वर्ष क्या दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न, ल, र और स। तो ये दूसरे में हो जाएगा। और मूर्धन्य, तो मूर्धन्य आपका हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा ट, ढ, ड और ढ। तो ये 3 पे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ये ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है। तो दूसरा का ये पहला, तो दूसरा का पहला नहीं, पहला का 4। देखिए हाँ, ये पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। तो ए का 4, तो ए का 4 कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन आपका दिख रहा है बी। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर ऑप्शन दिख गया पहला ही और किसी में पहले में 4 ना हो, तो पहला हम लोग लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, निर्देश वाला है। निम्नलिखित स्थापना को एवं तर्क को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि ए और आर दोनों सही है अगर, तो ए हम लोग लिखेंगे। अगर ए सही है और आर गलत है, तो वहाँ पे बी लिखेंगे। आप लोग चाहें तो इसको कहीं लिख भी लीजिए, क्योंकि इससे हम लोग 5-10 आगे क्वेश्चन जो करने वाले हैं तो इसी पे आधारित होगा। सी होगा कि ए गलत होगा और आर सही होगा, और डी होगा कि दोनों गलत होगा, ठीक है। एक बार और आप लोग को बताएंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोगों को केवल संकेत करना है कि कौन सा सही है। अगर ए और आर दोनों सही है, स्थापना और तर्क, तो हम लोग वहाँ ए लिखेंगे। अगर ए सही है आर गलत है तो बी लिखेंगे। सी अगर में सी लिखेंगे कब, जब ए गलत होगा और आर सही होगा, और ए और आर दोनों गलत होगा तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये कूट, तर्क और कूट वाला आप लोग, तर्क और स्थापना वाला, कारण वाला, कथन कारक कारण वाला तो आता ही है क्वेश्चन, आप लोग देखे ही होंगे पेपर में। तो ये वही है क्वेश्चन, और उसी पे हमने आधारित कुछ क्वेश्चन तैयार किया है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखिए दूसरा ही क्वेश्चन है आपका ये, कि स्थापना दे रहा है कि नदी, रोटी, दर्जी, बोली आदि शब्द स्त्रीलिंग है। और इसका तर्क क्या है, क्योंकि इक्रांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों नदी, रोटी, दर्जी, बोली आदि शब्द ये स्त्रीलिंग है, ये गलत है, क्योंकि इक्रांत शब्द सब प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, ये सही है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा था पहले ही कि जब ए और बी दोनों सही होगा तो ए होगा, ए सही होगा और मतलब आर गलत होगा तो बी होगा, और ए गलत होगा और आर सही होगा तो सी होगा, जैसा कि हमने ऑप्शन पे लिखा है। और दोनों गलत होंगे तो डी होगा। चलिए अगर समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो सॉरी, अब स्थापना हम लोग देखेंगे। ए में क्या है,
बुराई, ममता, दीनता, दूध, सोना, जल आदि शब्द एक वचन में हैं। और तर्क क्या दे रहा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं व द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचनीय होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्थापना क्या दे रहा है कि मक्खन दूध से निकलता है, वाक्य में अपदान कारक है। और नेक्स्ट दे रहा है कि तर्क इसका कि अपदान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है जिसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो ये भी दोनों ऑप्शन आपका स्थापना और तर्क सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दल, सेना, टुकड़ी, ढेर, गुच्छा आदि शब्द द्रव्यवाचक शब्द है। और तर्क इसका क्या दे रहा है कि अपदान कारक क्योंकि इन संज्ञा शब्दों में एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये दल, सेना, टुकड़ी, ढेर, गुच्छा आदि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये ऑप्शन गलत है, लेकिन तर्क इसका सही है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है 5 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है स्थापना में, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत में जिसकी तथा उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। और इसका तर्क क्या है, क्योंकि इसके अंतर्गत विशेषण सुंदर और क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा कि दोनों ऑप्शन सही है, स्थापना भी और तर्क भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्थापना क्या दे रहा है कि वह महिला सुंदर है, वाक्य में विधेय विशेषण है। और इसका तर्क क्या दे रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत विशेषण सुंदर विशेष्य महिला के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही। नेक्स्ट है कि नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। और तर्क क्या दे रहा है कि संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती है और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती है। तो यहाँ पे भी ये दोनों आपका कथन और स्थापना और तर्क दोनों सही है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भले ही वाक्य में सार्थक शब्द हो, परंतु यदि वे निश्चित क्रम में न हो तो उसे वाक्य नहीं कह सकते। और तर्क दे रहा है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। और ये भी दोनों वाक्य के संदर्भ में दोनों वाक्य सही है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्थापना की ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय अग्र स्वर है। और तर्क इसका क्या दे रहा है कि जिह्वा के पश्च भाग में जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो होगा कि ए तो सही है यहाँ पे, लेकिन ये बी आपका ऑप्शन मतलब जो तर्क दे रहा है ये गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा तो वो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कुछ तर्क से और स्थापना से क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे भी 2-4 क्वेश्चन इससे संबंधित किया जाएगा, लेकिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिया जाए। और देखिए अब जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है। और जैसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग को इसको छांटना है। जैसे यहाँ पे दे दिए नहा रहा है, मान लीजिए कोई XYZ कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे कोई नाम अपना तरफ से रख लीजिए, मान लीजिए कि ए नहा रहा है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये दिया है। तो आइए हम लोग छांटते हैं। तो ये अकर्मक क्रिया है ही, तुमने पतंग फाड़ दी ये सकर्मक है। और ओ कंठोत्य वर्ण ये है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो त ये दिया है मूर्धन्य वर्ण है, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है, एक तरफ शब्द दिया है और एक तरफ प्रत्यय, तो कौन सा सुमेलित है ये हम लोग को छांटना है। जैसे लिखावट, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, तो आवट, तो यही दोस्तों युग्म सही है। बाकी कमल में और डरावना में आ और भलाई में ई, ये ऑप्शन तीनों आपके गलत है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो लिखावट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, 4 ऑप्शन दे रहा है। स्वर व्यंजन खंडेतर ध्वनि है, उच्च निम्न सम ये सब सुर के भेद है,
मध्य स्वर आ है और समृद्ध स्वर ए और ओ है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है उच्च निम्न सम सुर के भेद है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के संबंध में कौन से या कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं। सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है। संयुक्त क्रिया में आवश्यक नहीं कि वह 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बने। नेक्स्ट है कि नामबोधक क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं अलग अलग क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कुट में आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 और 1 3 2 3 4। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है इसमें से 1 3 4 हो जाएगा, पहला, तीसरा और 4 नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाक्य में संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सत्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दे रहा है। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्यों में 1 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कूट में इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें से जो आपका कथन सत्य है वो है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये आपका ऑप्शन एक सही है। और एक दूसरा है कि संयुक्त वाक्य संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपका ये एक 4 नंबर सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका कह रहा है, ये सुमेलित करने वाला है। एक तरफ उदाहरण है, एक तरफ वाक्य संबंधी अर्थभेद है। ठीक है, तो चलिए मिलान करना है यहाँ पे। जैसे राहुल आ गया, तो यहाँ पे आपका कौन सा संबंध यहाँ पे होगा? तो विधि वायक वाक्य होगा। तो आपका ए का 4 हो जाएगा। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राहुल यहाँ बैठो, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे आज्ञावाचक हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है रामू दिल्ली से आ गया, तो ये कौन सा होगा? तो ये आपका संदेहवाचक हो गया कि आ गया। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा मिलान के अनुसार, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और 4 ऑप्शन दे रहा है। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सो जिनकी संबंधवाचक सर्वनाम है। वह वे ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा आपका डी, ये कथन असत्य है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 आपका ऑप्शन दे रहा है। त्रैमासिक और निरोग परिमाणवाचक विशेषण। और अगला दे रहा है पहाड़ी दयालु गुणवाचक विशेषण। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो सबसे पहला ही है, ये त्रैमासिक निरोग, ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। बाकी सुमेलित है, तो फिर हम लोग को आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए उदाहरणों में संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे। शीला कमरे में गई और सो गई। अगला है रवि आज घर था, इसीलिए आज उसने अपना सारा गृह कार्य लिया। नेक्स्ट है रवि ने बताया कि जंगल में तेंदुआ घूम रहा है। अगला है आज वर्षा हो रही है और रवि भी घर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो कौन सा आपका इसमें से संयुक्त वाक्य के उदाहरण है? तो देखते हैं। इसमें शीला कमरे में जा गई और सो गई, ये सही है। और फिर अगला जो होगा कि रवि आज घर पर था, इसलिए आज उसने अपना सारा गृह कार्य कर लिया, ये भी सही है। और एक ये है कि आज वर्षा हो रही है और रवि घर आ गया है, तो आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है। भस्म करना, पिटवाना, गरमाना और कटवाना। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो है गरमाना और कटवाना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से कौन से युग्म सही है? 4 ऑप्शन दे रहा है। लुंठित वर्ण र है, पार्श्विक ल है, उत्क्षिप्त वर्ण ढ है और नसिक्य ट है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से आपका र, ल और व ढ, ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा तो 1 2 3, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, देख लीजिए, थोड़ा भारी भयंकर ही है क्वेश्चन।
तो हम लोग इसको हल करते हैं, कोई बात नहीं, सुमेलित वाला एक तरफ परिभाषा है और एक तरफ संबंधित शब्द दे दिए गए हैं। तो हम लोग मिलान करेंगे। परिभाषा है कि इस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, यह विभक्ति युक्त समास होता है, तो यह तत्पुरुष समास होता है। तो आपका ये 20 मिलान हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग को टाइम बचाना है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में 2 है, तो देखिए यहाँ पे 2 में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दोनों में 2 आ गया है, तो यहाँ पे अब 2 ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, बच गया 2। अब दोनों को हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे, इस कारक का प्रयोग आधार के अर्थ में होता है, यह कारक क्रिया के होने का स्थान या समय बताता है, इसका प्रसर्ग में या पर होता है, ठीक है। अब ये कौन सा आपका मतलब यहाँ पे दिया है, संबंधित शब्द किससे है, तो ये आपका संबंधित शब्द हो जाएगा अधिकरण से, ठीक है। तो अब देखेंगे कि दूसरे पे 4 है, तो दूसरे पे डी में 4 है, तो फिर यहीं पे हम लोग ऑप्शन सही करेंगे डी यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग नहीं सोचने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम बच जाएगा हम लोगों का। अब देखिए गद्यांश वाला आ गया, तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए दिशा निर्देश जो दिया गया है, तो क्या दिया गया है, इसमें निर्देश दे रहा है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं इसको ध्यान से, उसके बाद फिर ना चयन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि का लोप होता है, अ के बिना स्वरों का उच्चारण असंभव है, अतः मनोहर शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। म अ न ओ ह अ र अ। व्यंजन वह ध्वनि है जिसका स्वर के बिना अस्तित्व न के बराबर होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है, स्पर्श, अंत और ऊष्मा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कंठ, जैसे क वर्ग में जो आते हैं शब्द, फिर तालु, इसमें च वर्ग के च छ ज झ गया, और फिर मूर्धा में ट वर्ग के जो आते हैं, और फिर दंत में त वर्ग के जो आते हैं, और फिर तथा उष्ट में प वर्ग के जो वर्ण आते हैं। उसके बाद स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों और तो जीभ, तालु, दांत, होठों के आपस में संपर्क लाने से होता है, परंतु किसी भी रूप में पूर्णतया स्पर्श नहीं होता है। अपनी रस विशेषता के कारण इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये संख्या 4 होते हैं। य, र, ल तथा वह उष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख अवयव रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, श, श, श और ह, ठीक है। तो ये रहा चीज़ें, ठीक है। आइए अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे देखिए क्वेश्चन कुछ चीज़ें गद्यांश से होता है, जो नॉर्मल चीज़ें हम लोग जानकारी में होती है और उसी वही गद्यांश में दिया होता है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी विदाउट गद्यांश के भी हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर आप लोगों के सामने वो पढ़ी हुई चीज़ें ऑलरेडी है। मान लीजिए उसी से गद्यांश बनाता है। जैसे आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दे रहा है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के स्थान से नहीं होता है, सहायता से नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यंजन में ई ध्वनि का लोप होता है, और आगे है अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन सही है कि अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। कभी बोल के देखिएगा क और नहीं लगाइए का बोलेंगे, क बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वैसे ही ख। तो वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 होती है। नेक्स्ट है व्यंजन वह ध्वनि है जिसका स्वर के बिना अस्तित्व न के बराबर है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। तो फिर हम लोग को यही ऑप्शन लगाकर फिर आगे बढ़ जाना है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दे रहा है। व्यंजनों का वर्गीकरण स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म के आधार पर किया जाता है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। और नेक्स्ट है आपका कि स्पर्श व्यंजन
व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के आपस में संपर्क से होता है। देखिए हम ऊपर नीचे पढ़ दिए ऑप्शन। और फिर एक है स्पर्श व्यंजनों दिया है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें से असत्य। हाँ, एक मिनट फिर से देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। और दे रहा है अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के आपस में संपर्क, मतलब ये हो कह सकते हैं संपर्क में लाने से होता है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। और अगला है यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है और उष्म व्यंजनों को संख्या 5 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा उष्म व्यंजनों की संख्या 5 होती है, ठीक है। और 25 नंबर में जो आपका होगा, तो 25 नंबर में जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के आपस में स्पर्श होने से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोनों में ये सेम ऑप्शन था, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन था, यहाँ पे अंतस्थ, थोड़ा ध्यान ना देंगे, हमें लगा कि यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा सही वो हो जाएगा डी। और इसमें जो आपका 25 में होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि श, श, श और ह उष्म व्यंजन है क्योंकि। और नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत व होठों के स्पर्श से होता है। इसका उच्चारण कट, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। इनका उच्चारण करते समय मुख्य अवयवों में रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु उत्पन्न होती है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं 28 नंबर पे। और 28 नंबर क्या दे रहा है कि स्पर्श संघर्षी, और फिर आगे दे रहा है इसमें, और इसी में आगे दे रहा है कि और प्रकंपित के क्रम के आधार पर वर्णों का सही अनुक्रम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, थ, छ, र, स और छ, थ, र, स। और इसी ऑप्शन को आगे पीछे करके इसका अनुक्रम पूछ दिया है, कौन सा सही अनुक्रम है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें थ, छ, स, र है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि श्वास के आधार पर ध्वनि की विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। श्वास के आधार पर ध्वनि की 2 प्रकार है, अल्प प्राण और महाप्राण। नेक्स्ट है अल्प प्राण के उच्चारण में प्रश्वास की अधिक मात्रा तथा उच्चारण के श्वास की कम मात्रा लगती है। वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ग अल्प प्राण तथा दूसरे चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। और नीचे फिर दिया है क, ख, ग, घ, छ, छ, ड, त, द, प, ब अल्प प्राण तथा ख, घ, छ, झ, ड और ढ, थ, ध और प, भ महाप्राण के उदाहरण हैं। तो जो आपका इसमें से ऑप्शन सही होगा वो होगा कि पहला हो जाएगा, और फिर 3 नंबर, और फिर आपका 4 नंबर, ये ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुट में कि निम्न में घोष वर्ण है, तो कौन से आपके घोष वर्ण हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, ग, घ, ख, च, ज्ञ, ड और त, थ। तो इसमें से कौन सा होगा। तो आपका यहाँ पे ग, घ हो जाएगा, और ज्ञ और ये ज्ञ नहीं है, या और ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपसर्गों की विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज। संस्कृत में 20 उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग में भी हिंदी में प्रचलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा उसमें पहला, दूसरा और 4 नंबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 नंबर के संस्कृत में 20 उपसर्ग है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आई या वट प्रत्ययों के क्रम के आधार पर उदाहरणों का सही अनुक्रम है। तो कौन सा है, जैसे पिटाई है, बिटिया है और सजावट है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा इन तीनों प्रत्ययों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला, एक तरफ उदाहरण है, दूसरी तरफ समास है। तो आइए, जैसे देशभक्ति कौन सा समास है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि पंकज, पंकज आपका कौन सा समास है। तो सॉरी, पंकज आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो आपका पंकज बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये आपका
3 से मिलान हो जाएगा। अगला हो गया नीलाकाश, तो आपका ये कहाँ हो जाएगा, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका प्रतिदिन, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आइए हम लोग फिर मिलान के अनुसार देखेंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपका इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कूट नंबर 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फिर ये स्थापना और कूट वाला आ गया, जिसमें आप लोग को बताए थे कि अगर ए और बी दोनों सही है तो आपका ऑप्शन ए होगा। अगर ए सही है और आर गलत है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ए गलत है और आर सही है तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोनों गलत है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और उसी पैटर्न पे हम लोग फिर इसको करेंगे। और इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन सॉल्व कथन और तर्क वाला, तो आप लोग लिखे होंगे तो उसको निकाल लीजिए, फिर उसी पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि स्थापना दिया है कि आ ई ए आए उ ओ और ह्रस्व स्वर है। और तर्क दे रहा है कि जब स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दोगुना समय लगे तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो इसमें से आपका दे रहा है कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, हम लोग को देखना है। तो दोस्तों इन दोनों में, ये दोनों में कोई ऑप्शन सही नहीं है, ना इसका स्थापना है और ना ही तर्क है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो ये ना बी। 35 दिया है कि वह एकमात्र दंतोष्ठ्य वर्ण है और इसका तर्क है क्योंकि इसका उच्चारण दांत व होठों से होता है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही है, तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा विकल्प सही। ठीक है। नेक्स्ट है स्थापना कि ट वर्ग के व्यंजन स्पर्श संघर्षी होते हैं। और इसका तर्क क्या दे रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण वायु स्पर्श के साथ साथ संघर्ष करके मुंह से बाहर निकलते हैं उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो आपका यहाँ पे आपका ट, ये तो आपका स्थापना गलत है, लेकिन तर्क इसका सही है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्थापना दे रहा है किसी वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों ये तो सही है, लेकिन आगे दे रहा है कि ख, घ, झ, और ड अल्प प्राण है। ये आपके ऑप्शन गलत होंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, और ये सुमेलित वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहले सूची को दूसरे से मिलान करते हैं। जैसे अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण क्या होगा, तो क, ग, ट, ड, तो ये आपका अल्प प्राण सेकेंड से मिल जाएगा। महाप्राण है, महाप्राण क्या होगा, तो ख, घ, ड और ढ, तो महाप्राण 4 से मिल जाएगा। अघोष, अघोष कौन सा है, तो अघोष आपका हो जाएगा ख, च, ट और ड, तो ये हो जाएगा। और घोष क्या होगा, तो जिसमें ग, घ, ड और ज, झ आएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा तीनों में से, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक तरफ उपसर्ग दिया है और दूसरी तरफ उदाहरण दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे निर है, तो निर कहाँ हो जाएगा, निर्वाह और निरपराध। प्रति है, तो प्रति हो जाएगा प्रत्याहार और प्रत्यक्ष। प्र है अगला, तो ये आपका हो जाएगा प्रख्यात और प्रसाद। और सम है, तो सम किससे हो जाएगा, तो संघर्ष और संयोग से। तो आइए हम लोग मिलान के अनुसार अगर देखेंगे तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो मिलान के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं जो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुमेलित वाला है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर, एक तरफ क्रिया दिया है एक तरफ उदाहरण दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है संयुक्त क्रिया, तो आइए हम लोग वाक्य में देखते हैं उदाहरण में कि कौन सा संयुक्त क्रिया है। तो ये रमन यहाँ से जा चुका है। ठीक है, तो ये मिलान हो जाएगा। नाम बोधक क्रिया कौन सा है, तो यह जमीन दबंगों ने हथिया ली, तो ये नाम बोधक हो जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है, कौन सा है, तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप लोग बहुत पढ़ते हैं या ऐड देखते हैं मूवी में। और नेक्स्ट होगा कि पूर्वकालिक क्रिया है, तो ये तुम्हें इस नदी को तैरकर पार करना है। तो ये 3 पे मिलान हो जाएगा। अब चलिए हम लोग मिलान के अनुसार अगर ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाए, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है। और ममत्व एक वचन, प्राण बहुवचन और दही स्त्रीलिंग ये आपका सुमेलित नहीं है। और धोबी पुल्लिंग, तो और बाकी सब सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय तृतीय चतुर्थी तथा पंचमी
तत्व के अनुसार उनमें संबंधित उदाहरणों का सही क्रम है। तो आपका कौन सा है? इसमें दिया है जन्मांध, प्रेतातुर, युद्धाभ्यास और जनप्रिय, और फिर इसी को आगे पीछे इर्द गिर्द करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो हम लोग को जो क्रम में है उसको सही ढूंढना है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो डी है, जनप्रिय, प्रेमातुर, युद्धाभ्यास और जन्मांध, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बहुब्रीहि इन द्विगु और कर्मधारय समास के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है। तो कौन सा है आपका? तो चंद्रशेखर, शीतोष्ण, सप्तर्षि और पुरुषोत्तम। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने सुमेलित वाला है, इसको देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, और एक तरफ कारक है और दूसरी तरफ परसर्ग है और हम लोग को मिलान करना है। तो कर्म कारक जैसे दिया है तो ये क्या होगा? तो को कर्ण कहाँ हो जाएगा? से के द्वारा। ठीक है, संप्रदान क्या होगा? संप्रदान हो जाएगा के लिए। और नेक्स्ट है अपदान, अपदान क्या हो जाएगा? से अलग। तो ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 3, 1, 4, 2, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और ये क्या कह रहा है? एक तरफ संज्ञा दिया है और एक तरफ उसका उदाहरण दिया है और मिलान करना है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो आपका मकान, नगर, जेबरा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा देख लेते हैं एक बार कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा 3 नंबर, ये मिस हो गया है मतलब टाइपिंग के टाइम, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 3 नंबर पे जो आपका ऑप्शन होगा वो उसमें होगा मकान। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें दूसरा ऑप्शन होगा मकान के बाद, तो वो होगा, और अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे। आप लोग के पास जो प्रैक्टिस सेट अभी ये डालेंगे तो आप लोग वहाँ पे पेन से लिख लीजिएगा। इसमें पहला आपका ऑप्शन होगा मकान, दूसरा होगा आपका नगर, और तीसरा होगा आपका जेब्रा। ठीक है, जेब्रा। ठीक है, तो एक आपका 3 हो जाएगा जो अभी हम लिखे ऑप्शन। दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तो ये चतुरता और बैर प्रशंसा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये किससे मिलान हो जाएगा? तो ये लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक से हो जाएगा। और फिर आपका जो लास्ट बचेगा समूहवाचक संज्ञा, ये समिति, संघ और कुंज से हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा मिलान के अनुसार तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन से उदाहरण संख्यावाचक विशेषण हैं? 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 लीटर, 3 किलो, और अगला है इकाहरा, दोहरा, प्रत्येक, और फिर 5-5, और थोड़ा आटा, कुछ शहद। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है के उदाहरण हैं, तो उसमें से हो जाएगा आपका इकाहरा, दोहरा और प्रत्येक और 5। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तुमने हरिओम को अंधा व्यक्ति कहा, यह बहुत बुरी बात है, तुम्हें नहीं पता कि वह लड़का अच्छे स्वभाव का है। उपयुक्त दिए गए विशेषण है, 4 ऑप्शन दे रहा है, तुमने और व्यक्ति, अंधा, बुरी, अगला है बात, लड़का और वह अच्छे। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा अंधा, बुरी, और अगला हो जाएगा इसमें से वह और अच्छे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है, ये और ये, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 48 नंबर कि पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक व निजवाचक सर्वनामों में संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम है। 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे, जो, कोई, आप, खुद, और नेक्स्ट है आप, जो, कोई, खुद, और नेक्स्ट है खुद, जो, आप, कोई, और अगला है आप, जो, आप, कोई, जो, खुद। तो यहीं को इसी ऑप्शन को बार बार आगे पीछे करके पूछ दिया है कि सही अनुक्रम में। तो इसमें जो होगा आप, जो, कोई, खुद, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ उदाहरण दिया है और एक तरफ वाक्य संबंधी अर्थभेद दिया है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो देख सकते हैं आप लोग कि दिया है क्वेश्चन सुमेलित वाला, और एक तरफ उदाहरण दिया है और एक तरफ वाक्य संबंधी अर्थभेद दिया है। तो चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। जैसे इसी पार्क रवि इसी पार्क में खेलो। ठीक है, आगे कोई नाम नहीं दिया है, पर हम मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई ए को ही मान लेते हैं कि ए इसी पार्क में खेलो। तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा वाक्य में? तो ये आपका हो जाएगा आज्ञावाचक,
तो आपका ये 3 से मिलान हो जाएगा। अगला है वह शादीशुदा है भी या नहीं, तो ये आपका हो जाएगा संदेहवाचक कि भाई है या नहीं है। अगला है आपका जीवन सफल हो, तो ये आपका हो जाएगा इच्छावाद कि भाई आपकी इच्छा है हो या ना हो। नेक्स्ट है आपका वाह हम तो मैच जीत गए, तो ये आपका विस्मय कि जीत गए तो वाक्य होगा। ठीक है, तो जो आपका इसके अनुसार सही होगा ऑप्शन वो हो जाएगा ये 3 1 4 2। ठीक है, और लास्ट जो आपके पास जो क्वेश्चन बचा है यह है कि निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है। राजा अभी छत पर है तो अधिकरण, तो ये तो फिर इसमें से जो दे रहा है कि जो सुमेलित नहीं है उसको छाटना है, तो राजा की पत्नी आज बीमार है, ये संबोधन कारक होगा। ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आज के हम लोग जो टारगेट रेगुलर बांधे हैं 50 क्वेश्चन हल करने का, तो आज की क्लास हम लोग की यहीं पे समाप्त होती है हिंदी सही से फर्स्ट यूनिट से। और लगभग आज हम लोग फर्स्ट यूनिट को पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, जो 4-5 क्लास में हम लोगों ने समाप्त किया। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको कहेंगे, या जो नए दोस्त हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, ताकि हम लोग और भी अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करें दोस्तों। ज़्यादा लोग रहेंगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ और वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।